हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो चौथी इकाई है यानी खंड यह जो है में पाठ्य पुस्तक है मंदाकिनी। और इस पुस्तक में संशोधित पाठ्यक्रमानुसार आगे जो रचना रखी गई है, इसमें शामिल की गई है, वो है भोर का तारा। इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा, इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। यह एक एकांकी है। तो आज की जो रचना है, आज की जो चर्चा हमारी जो है वो इसी एकांकी पर रहेगी। यानी अध्ययन जो है उसी एकांकी पर ही हम करेंगे। और मैं आपको यहाँ इस एकांकी के बारे में, एक ऐतिहासिक एकांकी है, घटनाक्रम जो चलेगा इसमें वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो सारांश रूप में मैं आपको संक्षेप के अंदर इसको समझाऊंगा, सीधा कथा प्रवाह की तरह है। देखिए बेटा, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था स्कंदगुप्त, भारतीय हमारा प्राचीन इतिहास, उस इतिहास के अंदर जो गुप्त वंश रहा है, गुप्तों का शासन रहा है देश के अंदर, उसमें अंतिम जो गुप्त शासक हुए हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। और उनके शासनकाल से जुड़ी हुई यह एक अपने आप में ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी का मुख्य जो किरदार है, नायक है, वह शेखर है। और शेखर एक राजकवि है, यानी दरबार में कवि है, वो दरबारी कवि है। और उसकी जो प्रेमिका है वह उसके प्रेम से प्रेरित होकर, शेखर जो है वह अपनी प्रेयसी और पत्नी के प्रेम से प्रेरित होकर भोर का तारा नामक रचना लिखता है। भोर का तारा यानी उसके प्रेम से प्रभावित होकर के और प्रेरित होकर के भोर का तारा नाम की रचना लिखता है। लेकिन आगे चल करके उस राज्य पर संकट आ जाता है और इस संकट को देख करके वह अपनी जो कृति है, रचना है, उसको आग के हवाले कर देता है, यानी आग में उसको जला देता है। तो देखिए बेटा, बात यहां कर्तव्य की है। जब देश के आन बान की, शान की, रक्षा की बात आती है तो उसके लिए अपने हृदय की, अपने मन की, अपने दिल की सबसे प्रिय जो चीज होती है उसका भी त्याग किया जा सकता है। देश हित, राष्ट्र हित, राज्य हित व्यक्ति के अन्य सभी कामों से, बातों से बड़ा माना जाता है। तो इसमें अपना व्यक्तिगत जो प्रेम है, निज प्रेम है, उसके ऊपर जो स्वदेश प्रेम है और उसके प्रति कर्तव्यों का जो चित्रण है, निज प्रेम पर स्वदेश प्रेम, और वहां या उसके साथ अपने जो कर्तव्य है, या उस समय आपका क्या कर्तव्य बनता है। निज प्रेम को त्याग करके, व्यक्तिगत प्रेम को त्याग करके स्वदेश प्रेम रखते हुए, और किस तरह से आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, इस चीज का चित्रण है। इस एकांकी में स्वदेश और गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने के संदर्भ में शेखर का व्यक्तित्व,
उसके गुण और राष्ट्र की रक्षा के लिए उसका जो योगदान है का इसमें यहां चित्रण हुआ है। कह सकते हम कि स्वदेश के साथ गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने के साथ शेखर का व्यक्तित्व, उसके गुण और राष्ट्र की रक्षा करने में उसका जो योगदान है उसका चित्रण यहां किया गया है। एकांकी के अंदर कवि का जो क्रम होता है, एकांकी में इस एकांकी के द्वारा ये बताया गया है कि कवि का जो क्रम होता है वो बड़े ही सही ढंग से, उचित ढंग से उसका प्रतिपादन किया गया है। एक कवि क्रम का मतलब यही है बेटा कि दरबारी जो कवि होता है उसका कर्तव्य यह नहीं है कि केवल और केवल वह अपने आश्रयदाता को उसका यशोगान करके, उसकी प्रशंसा करके, उसकी वृद्धावली गा करके उसकी प्रशंसा करता रहे, खुश करता रहे, उससे प्रसन्न करता रहे। नहीं, यह काम नहीं है। इसके अलावा भी उसका और कर्तव्य है। अगर जरूरत पड़े तो कवि को अपने कवि कर्म के द्वारा समाज में, देश में, राष्ट्र में चेतना को भी पैदा करना पड़ता है। अगर जरूरत पड़े उसको ऐसा लगे कि केवल आश्रयदाता को प्रसन्न करना, खुश करना का कर्तव्य नहीं है। आज राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें देश में चेतना पैदा करनी है तो वो उसे करनी चाहिए। और ऐसे समय पर अगर अपना निज प्रेम उसकी बलि देनी पड़े, उसका त्याग करना पड़े, तो उसमें भी उसको संकोच कभी नहीं करना चाहिए। निसंकोच राष्ट्र रक्षा के लिए अपने निज प्रेम का भी त्याग कर देना चाहिए। एक सच्चा जो कवि होता है का जो कर्म क्या है, उसके कर्म के बारे में ये बात सामने उभर करके आती है। अब इस एकांकी का जो मुख्य नायक है शेखर है, वह अपनी प्रेयसी अपनी व पत्नी प्रेम की स्मृति के रूप में, उनकी याद के रूप में भोर का तारा, भोर के समय का जो होता है, फटने से पहले के समय, ये पोख फटने के समय ये दिखाई देता है। पूर्व दिशा के अंदर जो उजाला आने का संकेत देता है, अंधकार है, उसके जाने का समय हो चुका है। थोड़े कुछ समय बाद में वो फटेगी, सूर्य उदय होगा, अंधकार छंट जाएगा, पूर्ण सृष्टि पर प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो भोर के तारे से वो प्रभावित होकर के और अपनी रचना लिखता है और इस रचना को राजा को भेंट करना चाहता है, उसको खुश करने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि राजा के साथ साथ देश पर संकट मंडरा रहा है, तो वह अपनी इस रचना को, इस कृति को आग के हवाले कर देता है। संकट के समय अपनी इस रचना को आग के हवाले कर देता है। इस आग के हवाले करते समय उसे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। अपनी ओज पूर्ण जो वाणी है, यानी जो रचना, उसकी कविता है, उस रचना के द्वारा चेतना जागृत करने के लिए, चेतना जगाने के लिए अपने घर से वो निकल पड़ता है, बाहर आ जाता है। उसके द्वारा इस प्रकार अपने प्रेम की स्मृति को
जला दिए जाने पर उसकी पत्नी छाया जो है वो उसके मित्र माधव को उसका प्रभात नष्ट करने का दोष देती है। देखिए बेटा, उसके द्वारा इस प्रकार से प्रेम की स्मृति जला दिए जाने पर उसकी जो पत्नी छाया है वो उसके मित्र माधव को उसका प्रभात नष्ट करने का दोष देती है, किंतु माधव उसे शेखर के वास्तविक रूप से परिचित कराता हुआ कहता है कि प्रभात अभी होगा, हुआ नहीं है। और शेखर जो अब तक भोर का तारा था, अब प्रभात का क्या होगा, सूरज होगा। इस प्रकार से ये जो उद्देश्य था बेटा वो मैंने स्पष्ट किया है। अब आगे अपने इसमें जो इसका सार है संक्षेप के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। तो दो दृश्य है इसमें। पहला जो दृश्य है उसमें देखिए शेखर अपने घर बैठा कविता लिखने में लीन है बेटा। पहले दृश्य में हम देखते हैं कि शेखर अपने घर बैठा हुआ है और पूरी तरह से कविता लिखने में खोया हुआ है। आगे इस समय क्या होता है, उसका मित्र बाहर से आता है, यानी माधव आता है, वो उसके घर में आ जाता है, प्रवेश करता है। वो तो कविता लिखने में मग्न है, मस्त है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको इस बात का पता नहीं है। ध्यान जो उसका है अपनी कल्पना की दुनिया में है, उसका कल्पना में खोया हुआ है। माधव आवाज लगाता है, उसको पुकारता है। माधव की आवाज सुनकर के वो उसकी ओर देखता है। फिर अपनी कविता की जो पंक्तियां हैं वो सुनाने उसे लग जाता है। फिर पुकारता है, पुकारने के बाद में उसकी ओर देखता है और फिर वो अपनी कविता की जो पंक्तियां हैं वो सुनाने लग जाता है। कवि है, कवि का काम यही है। उसे संतुष्टि तभी होती है जब वो अपने द्वारा रचित जो पंक्तियां हैं उनको बोल करके उनको अभिव्यक्त करता है, सुनाता है। जब तक वो दूसरों को सुनाता नहीं है तब तक उसे संतोष नहीं मिलता। इसी संतोष की प्राप्ति के लिए वो ऐसा कर रहा है। माधव शेखर को सम्राट स्कंद द्वारा राजकवि बनाए जाने की सूचना भी देता है। माधव शेखर को कि सम्राट स्कंद द्वारा आपको क्या बना दिया है, राजकवि बना दिया, दरबारी कवि बना दिया। अब आज से आप सरकारी कवि बन गए होंगे, ऐसी सूचना उसको देता है। तो ये भी बताता है कि उसकी प्रेयसी जिसका नाम छाया है, छाया के मुख से उसका रचित गीत सुनकर सम्राट मंत्रमुग्ध हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए हैं गीत को सुनकर के। और छाया जो है, छाया नाम की जो पात्र है इसमें, वह सम्राट के यानी स्कंदगुप्त के जो मंत्री है देवदूत, जिसका नाम है देवदूत, उनकी देवदूत की बहन है। तो शेखर जो था वो अपने और छाया उन दोनों के लेकर के मतलब विवाह की कोई उम्मीद भी नहीं करता है, लेकिन अब पहले नहीं करता था, लेकिन अब उसको
राजकवि बना दिया है, दरबारी कवि बना दिया है, पद ओहदा बढ़ गया है, स्थायित्व एक तरह से उसके जीवन में आ गया है, स्थिति बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही है। अब उसका विवाह छाया के साथ हो गया और वह अपनी पत्नी छाया के साथ देवदत्त के महल में ही रहने लग गया। देवदत्त को तक्षशिला का राजा बना दिया गया और अब वह यानी माधव है वो उनका मंत्री बन करके तक्षशिला चला गया है। घटनाक्रम ये पहले जो दृश्य का है, ये आगे दूसरा दृश्य का जो घटनाक्रम है, इसमें देवदत्त का जो महल है यानी अपने नए घर में छाया जो है वो शेखर के द्वारा रचित जो गीत है उसको गुनगुना रही है। छाया यहां शेखर के द्वारा रचित जो गीत है उसको गुनगुना रही है और गुनगुनाती हुई घर के छोटे मोटे जो काम धंधे हैं उन काम धंधों में लगी हुई है या उनको निपटा रही है। शेखर बाहर से अपने काम धंधे निपटा करके और दरवाजे पर खड़ा चुपचाप छाया को गुनगुनाता हुआ देख रहा था। इस प्रकार से वो खोई हुई है कि इस प्रकार से उसके गीत की मस्ती उसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये वो बाहर खड़ा खड़ा देख रहा है। बड़े प्रेम प्यार के साथ वो छाया को पुकारता है, बुलाता है, लेकिन वो तो अपनी धुन के अंदर गुनगुनाने में मस्त है और काम में जुटी हुई है, इसलिए वो बाहर से किसी की इस तरह से पुकारने की जो आवाज़ है उस ओर वो ध्यान भी नहीं देती है। शेखर उसे फिर बुलाता है, वो अचानक चौंक जाती है, चौंक करके उसको देखती है। तभी शेखर अपना दुशाला और ग्रंथ रखकर छाया को एक कहानी सुनाता है। शेखर अपना दुशाला और ग्रंथ जो है वो वहां रख देता है, उसको कहानी सुनाता है। उस कहानी को छाया पहचान लेती है। छाया मतलब चीज को पहचान जाती है। शेखर उसको कहानी के बहाने अपनी और उसी की बातें बता रहा है, कहानी बता रहा है, उसके अंदर है उन दोनों की वो प्रेम कथा आपसी जो है वही चल रही है। शेखर छाया से कहता है कि वह उसकी कविता है। शेखर छाया से कहता है कि वह उसकी कविता है और जब तक वो है मतलब छाया है इस संसार के अंदर तब तक उसकी कविता है वो जीवित रहेगी, यानी जब तक वो है तब तक उसकी कविता है। शेखर के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर के छाया भाव विभोर हो जाती है, भावुक हो जाती है और वो आगे फिर शेखर से कहती है कि वह खुद जीवित रहे न रहे, लेकिन उसके द्वारा रचित जो कविता है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरेगी, वो हमेशा जीवित रहेगी। फिर शेखर अपने और प्रेम पर आधारित जो रचना है भोर का तारा वो दिखाता है। आगे शेखर जो है वो भोर का तारा ये रचना दिखाता है। इस रचना को देख करके छाया आश्चर्यचकित हो जाती है। छाया शेखर की इस रचना को उन दोनों के प्रेम की रचना बताता है। छाया शेखर कि इस कृति को उन दोनों की प्रेम की कृति बताती है, यानी रचना बताती है।
तभी शेखर छाया से कहता है कि वह अपनी इस कृति को सम्राट स्कंदगुप्त को भेंट करना चाहता है और इसमें जितने भी गीत मैंने संकलित किए हैं प्रतिदिन मैं सम्राट को सुनाया करूंगा। इस प्रकार से वह अपने भविष्य की कामना करता हुआ छाया से कहता है कि बहुत वर्षों बाद लोग, बहुत लंबे समय बाद लोग कवि कुल शिरोमणि शेखर द्वारा, कवि कुल शिरोमणि, कवि कुल में शिरोमणि शेखर द्वारा रचित भोर का तारा रचना को पढ़कर विभोर हो जाएंगे। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी इस रचना को पढ़ करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे और फिर वे दोनों उस क्षण को याद करने लगते हैं। अभी वे उस क्षण को, पीछे विगत क्षण को, समय को याद करने लगते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। आगे छाया शेखर से कहती है इस रचना को, यानी भोर का जो तारा है, इसको संभाल कर रखे, ऐसी वो प्रार्थना करती है कि इधर उधर न आ जाए, हो जाए। की बात को सुनकर के शेखर उसको यकीन दिलवाता है कि वह अपनी इस कृति को बहुत सार संभाल करेगा, संभाल करके इसको रखेगा। इस तरह से दोनों, छाया और जो शेखर है, वे अपने सुखी जीवन पर विचार करने लगते हैं और विचार करते करते खुश होकर के वो हंसने लगते हैं। इस वीडियो में बेटा इतना ही। इस एकांकी का शेष जो भाग है वह अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।